अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसे किस्से सुनते हैं जिन पर हम भरोसा तो नहीं कर पाते, पर उन्हें बस कहानी मानकर उसका लुत्फ़ उठा लेते हैं। पर उनका क्या, जो सच में उन हादसों को झेलते हैं। आज की कहानी ऐसी ही सच्ची घटना पर है जो मेरे करीबी दोस्त और मेरे साथ हुआ था। उन दिनों हम 12वीं कक्षा में थे और अक्सर शाम के वक्त घूमने जाया करते थे। हर शाम हम दोनों स्कूटी पर बैठकर किसी खाली जगह पर जाते थे और वहाँ की खामोशी में खो जाया करते थे। पर सभी जगहों में से हमें सबसे ज़्यादा मज़ा पुरानी झील के पास बैठने में आता था। वो इलाका था भी बहुत खाली। आसपास ना तो लोग दिखते थे और ना ही जानवर। कदमों की आहट से इतनी ज़ोर की आवाज़ होती थी कि इंसान खुद के चाल से ही घबरा जाए। उस इलाके में अक्सर हम लोग 5 बजे के बाद ही जाया करते थे, क्योंकि 5:30 तक बाकी लोगों की चहल पहल भी कम हो जाती थी। उस झील के पास ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही आसपास कोई गांव जहाँ से थोड़ी भी रोशनी आ सके। तो उस रोज़ भी हम हर दिन की तरह वहाँ बैठकर बातें कर रहे थे, पर बातों बातों में कब शाम के 7 बज गए पता ही नहीं चला। आसपास अजीब सी खामोशी छा गई थी, तो हमने सोचा अब निकलना चाहिए। झील के पास के पत्थरों से उठकर हम अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमें अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर हम दोनों ठिठक गए। आवाज़ किसी टहनी के टूटने की थी। पीछे पलटकर देखा तो घने अंधेरे के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमें लगा शायद हम में से ही किसी ने किसी सूखी टहनी पर पाँव दे दिया होगा। इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए हम लोग वापस आगे बढ़ने लगे, पर तभी वैसी ही आवाज़ दोबारा आई। पर इस बार हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे स्कूटी तक तेज़ कदमों से बढ़ने लगे। कहते हैं डर हम सभी के अंदर छुपा होता है, पर हम में से कुछ लोग उसे बेहतर छुपा पाते हैं और कुछ लोग चाहकर भी छुपा नहीं पाते। हम दोनों को उस खामोशी और अंधेरे से डर तो लग रहा था, पर हम उसे बखूबी छुपाते हुए अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। मैं बार बार अपने मन में दूसरे ख्यालों को लाकर खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। तभी झील में एक पत्थर डूबने की आवाज़ आई। हमने पलटकर देखा तो पानी की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। हमें लगा शायद ऊपर के चट्टानों से कोई पत्थर गिरा होगा, पर मन ही मन हम ये भी मना रहे थे कि काश उस आवाज़ के पीछे कुछ और ना हो। डर हमें भूतों का नहीं था, डर हमें लोगों का था कि कहीं कोई हमें डरा धमका कर हमारी स्कूटी ना छीन ले। इसीलिए हम दोनों अब और भी ज़्यादा तेज़ कदमों से अपनी स्कूटी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। तभी मैंने सोचा क्यों ना हम आपस में बातें करें, शायद उससे डर भाग जाए। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, आजकल रात काफ़ी जल्दी नहीं होने लगी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने दोबारा बोला, सुन रहा है क्या? मैंने बोला, आजकल रात काफ़ी जल्दी होने लगी है ना? उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने इस बार उसका नाम पुकारा, क्योंकि अब मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, भाई मयंक, सुन रहा है? अपना नाम सुनकर उसने धीमी आवाज़ में कहा, चुपचाप बस आगे बढ़ते रहो, अभी किसी भी बारे में बात मत करो। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा भला ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और वो भी ऐसे वक्त पर। कहीं ये मुझे डराना तो नहीं चाहता है। तो मैंने उसे दोबारा बोला, क्यों बे, क्यों ना बात करूं? मेरे इस सवाल पर वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, भाई जो कह रहा हूं वो कर और शांति से स्कूटी तक चल। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे इतना तो समझ आ चुका था कि वो मजाक नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद किया और शांति से उसके साथ आगे बढ़ने लगा। हम दोनों के साथ ऐसे हादसे पहले भी हो चुके थे। कितनी बार तो सड़क पर स्कूटी चलाते हुए वो खामोश हो जाता था और मुझे बस इतना कहता था कि अगले 1 किलोमीटर तक कुछ मत बोलना, चाहे तुमने रास्ते में जो भी देखा हो। उसकी बातें मुझे हमेशा ही अजीब लगती थी, क्योंकि मुझे तो कभी भी कुछ नहीं दिखता था, पर आगे चलकर वो मुझे हमेशा बताता था कि उसने रास्ते में कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बारे में बात करना खतरे से खाली नहीं था। उसकी बातों को मैं अक्सर मनगढ़ंत कहानियाँ समझकर टाल दिया करता था, पर आज बात कुछ और थी।
आज तो मुझे भी अजीब महसूस हो रहा था, मानो मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां कोई आवाज़ ही नहीं है, ना हवा की, ना पत्तों की, ना झिंगुरों की, और ना ही पानी की। और इसीलिए जब अचानक से किसी टहनी की टूटने या पत्थर के डूबने की आवाज़ आती थी तो मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती थी। कुछ दूर चलने के बाद हम झील से काफ़ी दूर चले आए थे और लगभग 20 कदम पर हमारी स्कूटी रखी थी। तो मैंने सोचा अपने दोस्त से अब वापस सवाल करता हूँ कि आखिर उसने मुझे बोलने से क्यों मना किया था। मैंने पूछा, बोलने को क्यों मना किया था? उसने दोबारा कोई जवाब नहीं दिया और स्कूटी की ओर बढ़ता गया। हम स्कूटी पर बैठे और वहाँ से निकलने लगे। झील वाली जगह से निकलने का एकमात्र रास्ता था जो एक छोटे से पुल को होकर जाता था। पुल के उस पार थोड़ी दूर पर कुछ गांव बसे थे और पुल के इस पार मानो सब कुछ बंजर था और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो स्कूटी चलाने में बहुत परेशानी होती थी। तो हम धीरे धीरे उस झील वाली जगह से बाहर निकल रहे थे। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया था, पर मेरे अंदर का डर मुझसे यही कह रहा था कि बस आज किसी तरह यहाँ से सही सलामत निकल जाए, उसके बाद यहाँ कभी नहीं आएंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी, पर आसमान में ना तो तारे दिख रहे थे और ना ही चांद। ऐसा नहीं था कि उस रोज़ बारिश का मौसम था, पर आसमान देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काली चादर से सब कुछ ढक दिया हो। कुछ दूर चलने पर हमें वो पुल दिखने लगा। उस पुल को देखकर मेरी जान में जान आ गई। मेरे मन में बस यही बात चलने लगी थी कि बस पुल के पार होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुल लगभग 200 मीटर लंबा था। बाकी दिनों में तो वो पुल काफ़ी छोटा लगता था, पर आज ऐसा लग रहा था मानो वो 2 किलोमीटर जितना लंबा था। पुल काफ़ी पुराना था, इसीलिए उसका रास्ता भी उतना ही खराब था। हम धीरे धीरे पुल पार कर रहे थे, तभी पुल के बीचों बीच गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। गाड़ी के बंद पड़ते ही जैसे हमारी आंखों के सामने मानो किसी ने काली स्याही फैला दी। ऐसा लग रहा था मानो हम अंधेरे में किसी काले कपड़े को देख रहे हों। हम दोनों बहुत डरे हुए थे, पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही बंद पड़ी रही। तो मेरा दोस्त गाड़ी से उतर गया। उसे नीचे उतरते देख मेरे मन में सवाल तो आए, पर मैंने कुछ पूछा नहीं और गाड़ी से नीचे उतर गया। वो अब गाड़ी को धक्का देते हुए पुल की दूसरी ओर लेकर जा रहा था। मैं उसके ठीक पीछे गाड़ी को धक्का देने में मदद कर रहा था, पर वो एक भी बार मुझे पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी को धक्का देता रहा। तभी उसने बोला, गाड़ी का मीटर देखते रहना। मुझे उसकी बात अजीब लगी। मैंने सोचा भला मैं गाड़ी का मीटर क्यों देखूंगा, वो भी तब जब हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। पर मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं और धीरे धीरे गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ता रहा। पुल के ख़त्म होने में बस 10 कदम बचे होंगे कि हमें अपने पीछे से एक लकड़ी के ज़मीन पर घिसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो कोई उस लकड़ी को लिए चल रहा है और उसकी नोक ज़मीन पर घिसती हुई एक अजीब आवाज़ किए जा रही हो। मैंने सोचा भला ये कैसी आवाज़ है। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि मेरे दोस्त ने सख्ती वाली आवाज़ में कहा, मीटर। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि उसने मुझे पहले भी गाड़ी के मीटर को देखते रहने को क्यों कहा था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि मैं पीछे पलट कर देखूं, और शायद अभी भी वो यही चाहता था कि मैं पीछे पलट कर बिल्कुल ना देखूं। तो मैंने उसकी बात मानते हुए पीछे नहीं देखा और स्कूटी को धक्का देते हुए पुल के दूसरी ओर ले आया। पुल पार करने के थोड़ी दूर बाद वो स्कूटी पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो मैं भी उसके पीछे बैठा और हम बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। हम लगभग 1 किलोमीटर दूर आए होंगे कि हमें थोड़ी ही दूर पर गांव की दुकानों की रोशनी आने लगी। तो मेरे दोस्त ने गाड़ी दुकान के पास रोक दी और दुकान वाले से एक सिगरेट मांगी। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो ऐसा लगा मानो उसने भूत देख लिया हो। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। उसने सिगरेट के 2 कश मारे और फिर मुझसे कहा, आज के बाद हम झील के पास नहीं जाएंगे। मैं जानता तो था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा था, पर फिर भी मैंने उससे पूछा, क्यों? उसने कहा, आज जो हुआ वो आम बात नहीं थी। हम लोग सही सलामत लौट आए हैं, वही बड़ी बात है। तो मैंने दोबारा पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, तुम्हें झील के पास कुछ अजीब नहीं लगा था? मैंने कहा, हाँ अजीब तो था, सब कुछ बहुत शांत था और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसने कहा,
ऊपर आसमान देखो, तुम्हें सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैंने ऊपर की ओर देखा तो आसमान तारों से भरा था और उसके बीच चांद खूबसूरती से चमक रहा था। वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यही आसमान इतना काला था कि मानो किसी ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी हो। मैंने ये बात जब अपने दोस्त से कही तो उसने मुझे आसपास की आवाज़ें सुनने को कहा, पर अब आसपास खामोशी नहीं थी। झिंगुरों और चमगादड़ों की आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, जो अक्सर रातों में हमेशा सुनाई देती हैं। मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। उस दिन से पहले मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों को महसूस नहीं किया था और ना ही ऐसा कुछ देखा था। मुझे अवाक देखकर मेरे दोस्त ने कहा, मुझे अक्सर ऐसी चीज़ें आसानी से दिख जाया करती हैं, इसीलिए कई बार मैं गाड़ी चलाते हुए तुम्हें चुप रहने को कहता हूँ। पहले तो मुझे लगता था कि तुम भी उन चीज़ों को देख पाते होगे, पर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि शायद वो चीज़ें सिर्फ मुझे ही दिखती हैं। पर आज झील के पास जब मैंने उस साये को देखा तो मुझे बेहोशी सी छाने लगी, और जब मैंने तुम्हें उस टहनी की आवाज़ के बाद तेज़ चलते हुए देखा तो मैं समझ गया कि शायद आज तुम्हें भी उस साये के होने का एहसास हो रहा है। इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहने को कहा और बिना पीछे मुड़े आगे चलते रहने को कहा। उसकी बातें सुनकर मैं काफ़ी सहम सा गया, पर फिर मैंने खुद को संभाला और उससे पूछा, पर तुमने मुझे ये सब साफ साफ क्यों नहीं कहा? बातें घुमा कर क्यों कर रहे थे कि मीटर देखो और चलते रहो? तो उसने कहा, कहते हैं अगर तुमने किसी साये को ये एहसास दिला दिया कि तुम उन्हें महसूस कर सकते हो तो वो तुम्हारी गलती का इंतज़ार नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैंने कहा, फिर उन्हें समझ कैसे आता है कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं? तो उसने कहा, वो हमारा ध्यान खींचने के लिए ही आवाज़ें और बाकी चीज़ें करते हैं ताकि हम उनके जाल में फंस सकें। झील के पास हम दोनों 2 बार पीछे मुड़कर देख चुके थे, इसीलिए वो पुल के आखिर तक हमें पीछे मुड़वाने की कोशिश में था। पर अच्छा हुआ कि हमने पीछे नहीं देखा। अगर मैं पीछे देख लेता तो क्या होता? मैंने सहम कर पूछा। पर इससे पहले मेरा दोस्त कुछ जवाब देता, वो दुकान वाला बोला, शुक्र मनाओ कि नहीं देखा, वरना अपनी कहानी सुनाने के लिए आज जिंदा नहीं होते। कुछ देर वहाँ खड़े होने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं और हम कभी लौटकर उस झील के पास नहीं गए। पर हाँ, उस हादसे के बाद मैं इन मामलों में सतर्क ज़रूर रहने लगा हूँ कि अगर कभी किसी जगह पर अचानक से अजीब सी खामोशी छा जाए तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना बेहतर है, क्योंकि इन मामलों में किस्सों का हिस्सा बनने से कहीं बेहतर है किस्से सुनना और सुनाना।